हेलो गाइस। आज हम टर्म 2 एग्ज़ाम का क्लास 10th का जो टेस्ट चला रहे थे उस पे हम टेस्ट नंबर 5 करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि टर्म 1 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है, तो सबको आपको अपना अपना रिज़ल्ट जो है पता ही होगा। अगर उसमें आपको 40 में आउट ऑफ 40 आया है तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस टर्म में भी आप 40 में से 40 स्कोर करें, ताकि आपका 100% रिजल्ट सिक्योर हो पाए। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो 40 में 40 ला सकते हैं। अगर टर्म 1 में आपका थोड़ा बहुत भी गड़बड़ है, ऐसा आपको लग रहा है कि 2-4 नंबर हम कम किए हैं, तो आप इसमें मेहनत करके उस 2-4 नंबर को कवर कर सकते हैं, ताकि आपका स्कोर अच्छा खासा हो पाए। क्योंकि एक-एक नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, तो आप थोड़ा-सा मेहनत करेंगे तो इस पे कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे सामने आज का ये पहला क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द फ्लोइंग एपी। तो ये हमारे सामने एपी दिया हुआ है, इसमें से हमको 20 टर्म का सम पूछ रहा है, यानी कि S20 पूछ रहा है। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है। तो यहाँ से देखिए, जैसे कि आपको पता है कि पहला टर्म जो है वो 1 दिया हुआ है, एंड कॉमन डिफरेंस डी जो दिया हुआ है आपको वो 3 दिया हुआ है, एंड एन का वैल्यू जो है आपके पास 20 दिया हुआ है। तो फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, S20 निकालेंगे। तो S20 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 20/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी। 2 हो गया, एक जगह पे 1 डालेंगे, प्लस n-1 कहने का मतलब 20 - 1 करेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा, और डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर 2 1 जा 2 करेंगे तो ये हमारा 2 हो गया, प्लस 19 3 जा 57। ठीक है। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 59 में, जो कि आपका रिजल्ट आएगा 590। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि S20 जो है वो 590 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the original speed of the train. तो इसका कहने का मतलब है कि 480 किलोमीटर जो है हमें एक यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड का कहने का मतलब सेम चाल से, सेम स्पीड से उसे कवर करना था, लेकिन किसी कारणवश उसने अपना स्पीड डिक्रीज़ कर लिया है, घटा लिया है 8 किलोमीटर पर आवर, जो उसका होना चाहिए था उससे कम कर लिया है। और इस स्पीड को कम करने की वजह से उसे जितना समय में पहुंचना था उससे उसे 3 आवर ज़्यादा समय लग रहा है। तो हमें ये पता करना है कि उसका ओरिजिनल स्पीड क्या था। तो हमने क्या करना है, इसमें से ओरिजिनल स्पीड को हम मान लेंगे। लेट द स्पीड वी x km/h। हमने उसके स्पीड को कितना मान लिया, x km/h। तो अब देखिए इसमें क्या होने वाला है। अगर टाइम के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, टाइम के फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अगर हमारे पास टाइम निकालना, अगर हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 480 अपॉन स्पीड दिया हुआ है x, तो ये टाइम निकल जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। और दूसरा अगर हम बात करेंगे, दूसरे बार हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस तो हमारा सेम है 480 ही, लेकिन इस बार हमने स्पीड को कम कर दिया है, x-8 कर दिया, जितना था उससे 8 km/h स्लो कर दिया है। तो उसकी वजह से अब देखिए, अगर इसका स्पीड हम कम किए हैं तो ऑब्वियसली इसको टाइम जो है ज़्यादा लगा होगा, और इसका स्पीड ज़्यादा है तो इसको कम लगा होगा। तो इसमें जो है ना हमारे पास टाइम ज़्यादा लग गया है, और दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इसमें 3 आवर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। या तो हम इसमें कम कर देंगे, क्योंकि इसको कम समय लगा था, इसको ज़्यादा समय लगा था,
फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 480 इसको इधर लाएंगे उठा के तो माइनस में होगा, और हम 480 को कॉमन ले लेंगे। तो 480 को जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपको बचेगा 1/x, फिर ये टर्म इधर आएगा तो माइनस होगा और बचेगा 1/x माइनस 8। इस साइड में बचा -3। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें से 480 हो गया, एलसीएम लेंगे तो ये हमारा x इंटू एक्स माइनस 8 होगा। ये कटेगा तो ये यहाँ पे आएगा x माइनस 8 माइनस एक्स इक्वल टू -3। अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से 1 टाइम्स में, और ये हो गया 3 × 1 = 360, यानी कि 160 हो गया। यहाँ से ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए 160 में मल्टीप्लाई करना है -8 से। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, क्रॉस मल्टी। चलिए एक स्टेप हम लिख लेते हैं। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है, 1280 माइनस में, नीचे हमारे पास बचा हुआ है x² मल्टीप्लाई कर रहे हैं -8x इक्वल टू -1। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1280 इक्वल टू -x² प्लस 8x। यहाँ तक तो उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को उठा के इस साइड लाना है। तो ये प्लस में हो जाएगा x² माइनस 8x हो जाएगा, और उसके बाद ये टर्म तो ऑलरेडी इधर है तो माइनस हमारे पास 1280 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको फैक्टराइजेशन कर देते हैं। x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या करना है, x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 हो गया, प्लस 32 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से x माइनस 40 हो गया हमारा एक कॉमन, तो दूसरा हो गया हमारा x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 40 आया, 1 माइनस 32 आया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम यही यहाँ पे कहेंगे x इज़ नॉट इक्वल टू -32। सो x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे उसका जो ओरिजिनल स्पीड था वो 40 किलोमीटर पर आवर था। अगर इससे चलता तो सही टाइम पे जाता, लेकिन उसने अपना स्पीड कम कर लिया 8 किलोमीटर पर आवर, जिसकी वजह से उसे 3 घंटा क्या लग गया था, ज़्यादा लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। इसका कहने का मतलब है कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम है और इसके अंदर में ये सर्कल दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है कि ये ABCD जो है वो एक रोम्बस है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम गिवेन पता करते हैं कि इसमें गिवेन में क्या क्या है। तो गिवेन में क्या दिया हुआ, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम होगा तो AB इक्वल टू क्या होगा, CD होगा। तो हम ये कहेंगे AB इक्वल टू CD, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। ये चीज़ें हमें दिया हुआ है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि AD इक्वल टू BC होगा, AD इक्वल टू BC होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये सब ABCD जो है वो टेंजेंट है, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर ये ए पॉइंट से इस पे टेंजेंट डाला जाएगा तो हम ये कहेंगे AP इक्वल टू AS, DS इक्वल टू DR एंड CR इक्वल टू CQ एंड BP इक्वल टू BQ। तो इन्हीं चीज़ को हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AS इक्वल टू AP, AS इक्वल टू AP। उसके बाद हम लिखेंगे DS इक्वल टू DR।
डी एस इक्वल टू डी आर। उसके बाद हम लिखेंगे आर क्यू इक्वल टू सी आर, सी क्यू इक्वल टू सी आर, ये सी क्यू इक्वल टू सी आर, ये हमारा सी हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे बी क्यू इक्वल टू बी पी, बी क्यू इक्वल टू बी पी। और ये सब चीज़ें जो चल रहा है ये कैसे चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं टेंजेंट प्रॉपर्टी से, टेंजेंट प्रॉपर्टी। सिंपली कुछ नहीं करना है, इन सभी टर्म को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए पी प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी। लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड कर दिए, राइट वाले को राइट में ऐड कर दिए। यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा, ए एस और डी एस इन दोनों को मिला के, ए एस और डी एस को मिला के हम क्या कह सकते हैं, ए डी कह सकते हैं। तो इसको हम ए डी कहेंगे। प्लस उसके बाद हमारे सामने कौन है, सी क्यू और बी क्यू। देखिए सी क्यू और बी क्यू, क्या इसको दोनों को मिला के हम बी सी कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए पी और बी पी, इन दोनों को मिला के ए पी और बी पी को मिला के हम ए बी कहेंगे, तो बिल्कुल कहेंगे। उसके बाद है डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर मिला के हम डी सी या सी डी कहेंगे, सही है। अब हमें क्या करना है, ए डी को हम बी सी कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो इसको अगर हम बी सी कहेंगे, ये भी बी सी होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2BC हो गया। उसके बाद ए बी को हम सी डी कह सकते हैं, यानी कि सी डी को ए बी कह सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि 2AB हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हम क्या कहेंगे, बी सी इक्वल टू ए बी। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रॉम 1, उसको मान लीजिए 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 से हम क्या कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी, और बी सी किसके बराबर है, सी डी के, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है, इक्वल टू डी ए। तो हम क्या कहेंगे, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, प्रूव्ड। यही हमसे प्रूव करने के लिए कहा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 63 एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161, फाइंड द ए पी। कहने का मतलब है कि S7, यानी कि S7 जो है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ। हम S7 का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। n का मतलब 7, 7 - 1 करेंगे तो 6 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63। फिर हम क्या करेंगे, इसको 7 से कैंसिल करेंगे, 7 9 जा, और ये 2 नीचे में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो रहा है हमारा 2A प्लस 6D इक्वल टू 18। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। उसके बाद
दूसरा टर्म जो हमारे पास दिया हुआ है कि नेक्स्ट 7 टर्म का सम जो दिया हुआ है 161। तो आपको ये सोचना है कि मान लीजिए कि इस तरह से आपको एपी है, इसमें कुल मिला के 14 टर्म दिया हुआ है। कहने का सेंस ये कि पहला 7 टर्म का सम आपको पता है, नेक्स्ट 7 का निकालना है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, पूरे 14 टर्म में से पहला 7 को अगर हम माइनस कर दें तो लास्ट वाला 7 टर्म बचेगा। तो उसी तरह से हम इसको करने वाले हैं कि S14 में से S7 माइनस करेंगे, जो टर्म है हमारे पास 161 दिया हुआ है, क्योंकि हम 14 टर्म में से 7 टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा S14 रहेगा इक्वल टू 161 प्लस S7 हो जाएगा। फिर हम S14 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 14 - 1 इंटू डी, तो हम ये कहेंगे 13d हो जाएगा इक्वल टू 161 प्लस S7 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 63। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं, ये 7 हो गया। 7 इंटू 2a प्लस 13d इक्वल टू 224, और इसको हम 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 3 जा, उसके बाद 7 2 जा, तो ये हमारे पास निकल के आया 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है हमारे पास 2a प्लस 6d इक्वल टू 18। नेक्स्ट है हमारे पास 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। जब इसको माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, -7d इक्वल टू, उसके बाद इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बच रहा है कितना, -14। तो ये कैंसिल हो गया 7 से 2, तो डी का वैल्यू जो हमारे पास आया वो कितना आया, 2। उसी तरह से जब हम फ्रॉम 1 में या 2 में कहीं पे भी डी का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो है वो ए का वैल्यू आ जाएगा। जब हम इसको पुट करते हैं 2, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 को माइनस करेंगे 18 में तो हो जाएगा हमारा 6, और 2 से कैंसिल करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 3। तो लास्ट में जो हमसे पूछा गया था वो क्या, एपी क्या होगा, तो एपी हम लिखेंगे हैंस में, देखें हैंस एपी में पहला टर्म आपका 3 हो गया, फिर इसमें डी जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट द पॉइंट सी, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। कहने का मतलब 2 सर्कल हमारे पास दिया हुआ है, दोनों का जो एक कॉमन टेंजेंट है, एक टेंजेंट तो हम ये कह सकते हैं पी क्यू है जो इस पे भी है इस पे भी है, दूसरा एक कॉमन टेंजेंट सी है मतलब टी सी है। तो इसका कहना है कि ये कॉमन टेंजेंट जो है इस पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि पी टी इक्वल टू टी क्यू होगा। यही हमें क्या करना है, इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट नंबर में हम लिखेंगे पी टी इक्वल टू टी सी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, क्यों, क्योंकि टी से, टी एक्सटर्नल पॉइंट है, टी से जब हम इस पे एक टेंजेंट डालते हैं तो ये टी सी हुआ और एक टी पी हुआ, दोनों इक्वल होता है। तो क्या करेंगे, इस पे लिखेंगे टेंजेंट प्रॉपर्टी। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
टी क्यू इक्वल टू टी सी, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कहेंगे। इस पे भी सेम टर्म लिखा जाएगा, टेंजेंट प्रॉपर्टी। फिर इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए दोनों का RHS सेम है, तो क्या हम दोनों का LHS सेम कर सकते हैं? लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से। दोनों का RHS सेम है तो हम दोनों का LHS सेम कर सकते हैं, या तो हम ये कहेंगे कि TC के जगह पे उठा के हम TQ डाल देंगे। इससे क्या पता चल जाएगा कि PT इक्वल टू TC। अब इस TC का वैल्यू जो है यहाँ पे हम डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा TQ। तो यही हमसे प्रूव करने के लिए कह भी रहा था कि कॉमन टेंजेंट C जो है, ये CT, ये PQ को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब दोनों इक्वल इक्वल भाग, माने कि TP इक्वल टू TQ कर रहा, यही कह रहा था करने के लिए, तो हम ये कहेंगे हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. कहने का मतलब 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है और इसके आसपास में एक टावर दिया हुआ है, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल बन रहा है टावर के टॉप पे, तो उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री, यानी कि बिल्डिंग पर से इसके टॉप को जब देखा जा रहा है तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री के, और वहाँ से यानी कि बिल्डिंग पर से ही जब टावर के फुट को देख रहे हैं तो इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, जो बन रहा है 45 डिग्री। तो हमसे हाइट पूछा गया है कि टावर का हाइट क्या होगा। तो ठीक है, अगर ये 7 मीटर बिल्डिंग है इस साइड में, तो इसको भी हम 7 मीटर कहेंगे, और नीचे वाले को हमने x मीटर मान लिया है, और यहाँ से ED का वैल्यू जो है हम h मान लेते हैं, h फॉर हाइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेट AB एंड EC be the building and tower respectively. AB और EC को हम टावर और बिल्डिंग मान लिए। तो दो ट्रायंगल है, हम बात कर लेते हैं, दोनों में अलग अलग करेंगे। तो पहले बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC में। अब देखिए ABC कहाँ, ABC, ये 45 डिग्री होगा तो ये 45 हुआ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर से। ABC में हम क्या करने वाले हैं, लगा देंगे tan 45। जब यहाँ पे हम tan 45 लगाएंगे, tan थीटा के लिए फॉर्मूला P/B, इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर करेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा, और बेस जो है हमने कितना मान लिया है, x। आपको याद होगा कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 7/x होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि x का वैल्यू 7 मीटर आया, यानी कि इसका बेस कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। फिर हमें क्या करना है, दूसरे ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल EDA। तो इन ट्रायंगल ADE में कितना लगा देंगे, tan 60 लगा देंगे। तो फिर से P/B होगा, P हमारा h है, बेस हमारा AD होगा, जिसका वैल्यू से ये x का वैल्यू 7 आया है, तो हम 7 वहाँ पे पुट कर देंगे। tan 60 का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है, इक्वल टू h/7। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू हो जाता है 7√3 मीटर। ये तो हमारा हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक का, बट हमें हाइट ऑफ टावर चाहिए था, तो हमें क्या चाहिए था, EC का वैल्यू चाहिए। तो EC के लिए हम क्या कर सकते हैं, ED प्लस DC। ED का वैल्यू कितना आ गया है, 7√3, और DC का वैल्यू हमारे पास कितना है, 7।
तो दोनों में से हम 7 को कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाता है √3 + 1 मीटर। यही है हाइट ऑफ टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ, द मीडियन एंड मोड रेस्पेक्टिवली ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 and 29, देन इट्स मीन इज। तो आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है जो तीनों में अपना मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन बताता है। तो हम उसी फार्मूला को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उस फार्मूला में क्या होता है, मोड इक्वल टू, फार्मूला ध्यान में रहेगा तभी बनेगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, हमसे मीन निकालने के लिए कहा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। मोड जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 29, ठीक है, इक्वल टू 3, और मीडियन जो है हमारे पास दिया हुआ वो है 26 -2 मीन, तो हमसे निकालने ही कह रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इस साइड ले आएंगे तो माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा। 2 मीन इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने के बाद 78 माइनस ये इधर आएगा तो 29, यानी कि 2 मीन इक्वल टू ये हो जाएगा आपको 49, और अगर हम यहाँ से मीन निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 49/2 इक्वल टू 24.5। तो हम ये कर सकते हैं कि मीन जो है हमारा निकल के आया है 24.5। एम्पिरिकल फार्मूला को ध्यान में रखना है, वो बहुत जगह काम कर जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर टेंजेंट PT is drawn from a point P such that PT equal to 24 centimeter. If O is the center of a circle, then the tangent of PR is, then the length of PR is। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर फिगर हमारे सामने दिया हुआ है तो आराम से बन सकता है, बट उसने लिख के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्लियरली PT is a tangent and OT is radius। PT इसका टेंजेंट है और OT इसका रेडियस है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि OTP इक्वल टू 90 डिग्री हो, क्योंकि टेंजेंट यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसीलिए हम कहेंगे एंगल OTP इक्वल टू 90 डिग्री। अगर यहाँ 90 डिग्री लग गया तो हम इस पे हम ट्रायंगल लगा वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस PO, यानी कि हम ये कह सकते हैं OP का स्क्वायर जो होगा वो PT के स्क्वायर प्लस OT के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो फिर यही तो करना है, PT का वैल्यू 24 दिया हुआ, उसका स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा, प्लस OT का वैल्यू आपको 7 दिया हुआ, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 625 हो जाता है। OP का वैल्यू निकालना है, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे। तो फाइनली OP का जो वैल्यू आया है वो हमारा 25 सेंटीमीटर आया है। अब कोई कहेगा स्क्वायर से स्क्वायर चढ़ाने पे जो रूट चढ़ा उससे जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस होगा। तो माइनस जो है लेंथ में वैलिड नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये हमारे OP का वैल्यू आया 25 सेंटीमीटर। बट हमें क्या कहा है, हमें कहा है लेंथ ऑफ PR, यानी कि P से R तक चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे नाउ PR इक्वल टू PO प्लस OR, और PO का वैल्यू कितना आ गया, 25 हो गया, प्लस OR तो ये हमारा रेडियस है, तो ये भी हमारा रेडियस है।
ये 7, तो कुल मिला के कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया लेंथ ऑफ PR हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ quadratic equation 3x square minus 4x plus k equal to 0 has equal roots then the value of k। मतलब यहाँ पे बात कर रहा है इक्वल रूट। इक्वल रूट तो कब होता था जब d इक्वल टू 0 होता था। तो d निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है b² माइनस 4ac। तो हमने क्या करना यहाँ से पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि a का वैल्यू 3 है एंड b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू k है। यहाँ से हमने निकाल लिया a, ये है b, ये है c। तो फॉर्मूला है हमारा b² माइनस 4ac। b² के जगह पे हम क्या करने वाले हैं -4 का स्क्वायर करेंगे -4ac। 4a के जगह पे 3 और c के जगह पे k। ये b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है और इक्वल टू में क्या कर देंगे 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होता है 16 माइनस 12k इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे इसको 16 इक्वल टू 12k, इसको कैंसिल करेंगे 4 से 3, 4 से 4। फाइनली जब हम यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा आ गया 4/3। ये हमारा आ गया k का वैल्यू जो इसमें पूछ रहा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा The nth term of an AP is 7 minus 4n, then what is its common difference। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो Tn दिया हुआ है 7 माइनस 4n। तो हमसे D निकालने के लिए कहा कॉमन डिफरेंस। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं पुट करके ही सबसे बेहतर होगा कि हम क्या करेंगे पुट करेंगे 1 यानी कि T1 निकालेंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं n = 1 पुट कर रहे हैं। तो T1 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 इंटू 1 करेंगे जो सॉल्व होके कितना आएगा 3 आएगा। फिर हम n = क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे यानी कि T2 हो जाएगा 7 माइनस 4 इंटू 2 जो सॉल्व करके -1 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1। यानी कि जो AP हमारे सामने लिखा हुआ रहता है हम आगे वाले टर्म में से पीछे को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। तो T2 का जो वैल्यू है हमारे पास कितना दिया हुआ है -1 एंड माइनस T1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो फाइनली हम कह सकते हैं हमारा जो D निकल के आया है -4 आया है। तो यही हो गया इसका आंसर कॉमन डिफरेंस -4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और कोशिश करना है कि 40 में से 40 मार्क आ जाए। बहुत आसान है, बिल्कुल आएगा भी। एकदम इजी क्वेश्चन पूछने वाला है, एकदम इसी टाइप से।